Hello everyone, once again welcome और वेलकम बैक टू माय चैनल लर्नर जंक्शन। सो फ्रेंड्स, आज का चैप्टर हम लोग का हीट एंड टेम्परेचर, ऊष्मा और ताप। हीट एंड टेम्परेचर से रिलेटेड अगर एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन आते हैं तो इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपका क्वेश्चन बन जाएगा। तो हम लोग देखते हैं क्या है ऊष्मा। तो ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है। क्या है? ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है। बोला जा रहा है कि पदार्थ के अणु में गति के कारण ताप उत्पन्न होता है तथा अणुओं के गतिज ऊर्जा के कारण ऊष्मा उत्पन्न होती है। पदार्थ के अणु के गति के कारण होता है उत्पन्न ताप और अणुओं के गतिज ऊर्जा के कारण उत्पन्न होता है ऊष्मा। ठीक है, अब देखेंगे ऊष्मा और ताप में क्या अंतर है। अगर आप लोगों को पता होगा तो बताइए पहले कमेंट बॉक्स में कि क्या अंतर है ऊष्मा और ताप में। बोला जा रहा है कि ताप में अंतर के कारण ऊष्मा का प्रवाह होता है। ताप में जो अंतर है, एक मान लीजिए एक वस्तु का ताप ज़्यादा है और एक वस्तु का ताप है जो कम है, ये दोनों के ताप में अंतर हो रहा है, इसी कारण ऊष्मा का प्रवाह होगा। ऊष्मा को बढ़ने से ताप बढ़ता है। अगर ऊष्मा ज़्यादा होगा तो ताप ज़्यादा होगा। इसको हम लोग यहाँ से देख सकते हैं कि पानी, एक मिनट, पानी बराबर स्तर हो गया और ऊष्मा तापमान, यानी कि जैसे कोई वस्तु का स्तर पानी किधर जाएगा वो स्तर पर डिपेंड कर रहा है। मान लिया जाए इस वस्तु में पूरा इतना पानी भरा हुआ है और इस जग में इतना पानी भरा हुआ, तो इस मग का स्तर है जो ज़्यादा बड़ा है और इस मग का स्तर है जो कम है। तो क्या होगा, बड़े वाले वस्तु से इस वस्तु में जाएगा पानी। उसी प्रकार है जिस प्रकार पानी और स्तर में संबंध है, उसी प्रकार संबंध है ऊष्मा और तापमान में। ठीक है, जिस प्रकार पानी और स्तर में संबंध है उसी प्रकार संबंध है ऊष्मा और तापमान में। ठीक है, यानी ऊष्मा निर्भर करेगा किस पे? तापमान पे। जैसे स्तर, पानी का बहाव कैसे होगा? जहाँ स्तर ज़्यादा से कम की ओर, उसी तरह से ऊष्मा का प्रवाह कहाँ होगा? तो ज़्यादा तापमान से कम तापमान की ओर। ठीक है, आगे देखिए, ऊष्मा का ऐसा मात्रक होता है जूल। क्या होता है ऊष्मा का ऐसा मात्रक? जूल। और सीजीएस मात्रक कैलोरी हो जाएगा। ऊष्मा का ऐसा मात्रक हो जाएगा जूल और सीजीएस मात्रक हो जाएगा कैलोरी। ताप का ऐसा मात्रक होगा केल्विन और सीजीएस मात्रक होगा सेल्सियस। आगे देखेंगे, तापमान बढ़ने से कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। ये नॉर्मल सी बात है कि अगर किसी वस्तु के अंदर तापमान बढ़ाया जाता है तो उसके अंदर गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगी। अब तापमान मापने के स्केल, सेल्सियस को किससे मापा जाता है? तो सेल्सियस को हम लोग सूचित करते हैं सी से और यहाँ डिग्री लिखते हैं, डिग्री सेल्सियस। तो सेल्सियस का सबसे निम्नतम बिंदु होता है 0 डिग्री सेल्सियस और इसका उच्चतम बिंदु कितना हो जाता है? 100 डिग्री सेल्सियस। केल्विन का होता है निम्नतम बिंदु 273 केल्विन। कितना केल्विन का हो जाता है? 273 केल्विन। और उच्चतम बिंदु इसका होता है 373 केल्विन। फ़ारेनहाइट का निम्नतम बिंदु होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। कितना होता है निम्नतम बिंदु? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। और इसका फ़ारेनहाइट का उच्चतम बिंदु हो जाता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। और एक और स्केल है र्यूमर, है ना, इसका निम्नतम बिंदु हो जाता है 0 डिग्री र्यूमर। कितना? 0 डिग्री। और उच्चतम बिंदु इसका हो जाएगा 80 डिग्री र्यूमर। इसे आप लोग देखे होंगे और इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। यानी जो निम्नतम बिंदु है ना, उसको हिमांक बिंदु भी कह सकते हैं और जो उच्चतम बिंदु है उसको क्वथनांक बिंदु कह सकते हैं। ठीक है, तो अगर पूछा जाए जल का हिमांक क्या है तो 0 डिग्री सेल्सियस भी बता सकते हैं, या 273 केल्विन 32 डिग्री फ़ारेनहाइट 0 डिग्री र्यूमर। यहाँ पे लिखा हुआ भी है जल का हिमांक क्या हो गया?
तो 0 डिग्री सेल्सियस 273 केल्विन या 32 डिग्री फ़ारेनहाइट या 0 डिग्री रीमर, ये जो आपस में है ये सभी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 273 केल्विन बराबर 32 डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर 0 डिग्री रीमर। और इसको क्या बोले थे, इसको क्वथनांक बिंदु बोल सकते हैं। तो जल का क्वथनांक कितना हो जाएगा, 100 डिग्री सेल्सियस या 373 केल्विन या 212 डिग्री फ़ारेनहाइट या 80 डिग्री रीमर। ये सब जो तापमान है वो आपस में बराबर हो जाएंगे। 100 डिग्री सेल्सियस बराबर हो जाएगा 373 केल्विन या 212 डिग्री फ़ारेनहाइट या 80 डिग्री रीमर। कभी कभी एग्जाम में आ जाते हैं कि इतना डिग्री सेल्सियस दिया गया है, 40 डिग्री सेल्सियस कोई तापमान है, इसको चेंज करना हमको केल्विन में या फ़ारेनहाइट में, इस प्रकार आ जाते हैं। तो इसका एक फार्मूला है कि कोई भी सबसे पहले स्केल लेंगे, है ना। तो सबसे पहले स्केल लेंगे, ये क्या हो गया, सेल्सियस का निम्नतम बिंदु, स्केल माइनस निम्नतम बिंदु, इसका निम्नतम बिंदु कितना होता है 0 बटा उच्चतम बिंदु सेल्सियस के कितना है 100 माइनस निम्नतम बिंदु, उच्चतम बिंदु माइनस निम्नतम बिंदु, क्या हो गया, इतना हो गया। डिग्री सेल्सियस माइनस ये क्या है निम्नतम बिंदु, स्केल माइनस न्यूनतम बिंदु बटा उच्चतम बिंदु माइनस निम्नतम बिंदु, ठीक है, ऐसे करेंगे। और इसके बराबर भी उसी प्रकार यूज करेंगे जैसे हम लोग ये लिए हैं। तो अगर हमको डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में चेंज करना है तो यहाँ भी वही बात लेंगे, क्या लेंगे, स्केल माइनस निम्नतम बिंदु। तो फ़ारेनहाइट का निम्नतम बिंदु हमारा हो जा रहा है 32 डिग्री बटा क्या उच्चतम बिंदु कितना है 212 माइनस निम्नतम बिंदु 212 माइनस 32। इस फार्मूला को आप लोग लिख लीजिएगा कि कोई भी चीज़ को एक सेल्सियस से अगर फ़ारेनहाइट में या फ़ारेनहाइट से केल्विन में चेंज करना हो तो इसके लिए क्या होता है फार्मूला, तो स्केल, जो भी स्केल है दिया गया क्वेश्चन में वो लिख लेंगे माइनस निम्नतम बिंदु, ठीक है, निम्नतम बिंदु कितना है जो बटा उच्चतम बिंदु माइनस निम्नतम बिंदु, ठीक है, ये होता है फार्मूला। इसी को यहाँ पे लिखा गया है, देखिए डिग्री सेल्सियस ये क्या हो गया स्केल माइनस 0, ये न्यूनतम बिंदु हो गया ना, ये सेल्सियस का 0 न्यूनतम बिंदु होगा बटा उच्चतम बिंदु सेल्सियस का कितना हो जा रहा है तो 100 डिग्री सेल्सियस माइनस 0 न्यूनतम बिंदु, ये बराबर हो गया किसका के माइनस 273, ये केल्विन का निम्नतम बिंदु है बटा उच्चतम बिंदु माइनस निम्नतम बिंदु। इसी तरह से यहाँ फ़ारेनहाइट हो गया, फ़ारेनहाइट का निम्नतम बिंदु 32 है तो फ़ारेनहाइट माइनस 32 बटा 212 माइनस 32, फ़ारेनहाइट का उच्चतम बिंदु 212 हो गया और 32 हो गया न्यूनतम बिंदु, ठीक है। उसी तरह से रीमर का भी लिखा गया है कि रीमर का निम्नतम बिंदु 0 हो रहा है तो स्केल माइनस रीमर का निम्नतम बिंदु बटा रीमर का उच्चतम बिंदु माइनस रीमर का निम्नतम बिंदु। एक इसी तरह से रैनकाइन का आता है, ये उतना पूछा नहीं जाता है। रैनकाइन का होता है निम्नतम बिंदु 492 और उच्चतम बिंदु हो जाता है 672, तो इसका भी उसी तरह से लिखा गया रैनकाइन माइनस रैनकाइन का निम्नतम बिंदु बटा रैनकाइन का उच्चतम बिंदु माइनस रैनकाइन का न्यूनतम बिंदु बराबर कांस्टेंट। तो इस फार्मूला का यूज करके हम लोग एक चीज़ से दूसरे चीज़ में हम बदल सकते हैं। आगे देखिए, मानव शरीर का तापमान 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है, कोई भी मानव शरीर का तापमान बता दिया जाता है, उनका मूल तापमान होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या तो 37 डिग्री सेल्सियस। फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री और सेल्सियस में 37 डिग्री। अब हम लोग देखते हैं आगे, इसमें पूछा जा रहा है कि ऊष्मा उत्पन्न होता है किससे उत्पन्न होता है। तो ऊपर हम लोग देखे थे अणुओं के गतिज ऊर्जा के कारण ऊष्मा उत्पन्न होता है। कैसे उत्पन्न होता है, तो अणुओं के गतिज ऊर्जा के कारण। यहाँ देखिए दे दिया गया 60 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलें, है ना। यही वाला फार्मूला हम लोग ऊपर देखे थे, कैसे बदलना है केल्विन में। तो इसके लिए हम लोग क्या फार्मूला का यूज करेंगे,
स्केल माइनस न्यूनतम बिंदु है ना, स्केल माइनस न्यूनतम बिंदु। तो ये क्या है, डिग्री सेल्सियस। तो सेल्सियस का स्केल कितना हो जाएगा, ये तो 60 दिया गया है ना, तो इसका स्केल बिंदु कितना हो गया 60 माइनस न्यूनतम बिंदु। तो सेल्सियस का न्यूनतम बिंदु कितना होता है 0, तो 60 माइनस 0 यहाँ लिखेंगे बटा क्या, उच्चतम बिंदु माइनस न्यूनतम बिंदु। तो उच्चतम बिंदु की जगह पे क्या लिखेंगे 100 माइनस न्यूनतम बिंदु है कितना सेल्सियस का 0, ठीक है। बराबर हमको केल्विन में चेंज करना है ना, तो केल्विन का स्केल हम लोग नहीं पता है क्योंकि हमको केल्विन में चेंज ही करना है। तो केल्विन माइनस केल्विन का न्यूनतम बिंदु हो जाता है 273 बटा केल्विन का उच्चतम बिंदु हो जाएगा 373 माइनस 273, ठीक है। अब इसको हम लोग सोल्व कर लेंगे, तो इधर हो जाएगा 60, इधर हो जाएगा 100, ठीक है। 60 बटा 100 बराबर हम लोग लिख सकते हैं के माइनस 273, और इसको घटाने पे आ जाएगा 100, है ना। क्या आ जाएगा, क्या आया था 60 बटा 100 बराबर के माइनस 273 बटा 100, यही आया था। ये 100 और ये 100 कट जाएगा, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 60 बराबर के माइनस 273, कितना हो गया 60 बराबर के माइनस 273, ठीक है। तो के बराबर कितना हो जाएगा, के बराबर हो गया 273 प्लस 60, इसको जोड़ने पे आ रहा है हमारा 333 केल्विन। कितना आंसर हो जाएगा 333 केल्विन। तो अगर हम 60 डिग्री सेल्सियस को केल्विन बदलते हैं तो कितना आ गया 333 केल्विन, ठीक है। इसी को यहाँ बताया गया है ना। यहाँ पे देखिए, एक बार फिर से देखिए क्या है, इसको अगर 60 डिग्री सेल्सियस को केल्विन बदलना है तो पहले स्केल लिखेंगे। स्केल कितना है 60 माइनस न्यूनतम बिंदु, और सेल्सियस का न्यूनतम बिंदु होता है 0, इसलिए यहाँ 0 लिखा गया है बटा 100 माइनस 0, इसके बराबर हो गया इतना, है ना। तो कितना आ गया 333 केल्विन। अगर सेल्सियस को केल्विन में बदलना हो तो इसके लिए एक शॉर्टकट ट्रिक भी अपनाया गया है, ट्रिक भी दिया गया है, ताकि एग्ज़ाम में है जो क्यों हमारे पास होता है जो टाइम की कमी होता है, मेन टाइम का ही खेल होता है। तो अगर हम हमारे एग्ज़ाम में आ जाए सेल्सियस से केल्विन में बदलने के लिए, और ज़्यादातर सेल्सियस और केल्विन का ही रहता है एग्ज़ाम वगैरह में, तो हम उसका एक ट्रिक अपनाएंगे। x डिग्री सेल्सियस बराबर x प्लस 273 केल्विन, या x केल्विन हो तो इसको सेल्सियस में चेंज करना हो तो x माइनस 273 डिग्री सेल्सियस। जैसे हम अगले वाले क्वेश्चन को इस फार्मूला से बनाते हैं, इसमें था हमारा कि 60 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलना है, ठीक है। 60 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलना है ना, तो x डिग्री सेल्सियस की जगह पे 60 लिखें। 60 बराबर कितना हो गया हमारा x प्लस 273 केल्विन, यही हो गया ना। 60 बराबर x प्लस 273 केल्विन, तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो गया 60 प्लस 273। तो इस प्रकार हमारा आ गया 333 केल्विन आंसर, ठीक है। अब यहाँ 60 डिग्री फ़ारेनहाइट को केल्विन में बदलना है, तो पहले हम लोग स्केल लिखेंगे, है ना। इसका फॉर्म क्या हो जाएगा f, स्केल क्या हो गया f माइनस, और इसका न्यूनतम बिंदु हो जा रहा है हमारा 32। फ़ारेनहाइट का न्यूनतम बिंदु कितना होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, बटा फ़ारेनहाइट का उच्चतम बिंदु कितना हो जा रहा है 212। तो फ़ारेनहाइट का उच्चतम बिंदु माइनस फ़ारेनहाइट का न्यूनतम बिंदु बराबर हो गया क्या, स्केल कितना है हमारा के केल्विन में चेंज करना है तो के लिखेंगे, माइनस केल्विन का न्यूनतम बिंदु बटा केल्विन का उच्चतम बिंदु माइनस केल्विन का न्यूनतम बिंदु। तो फ़ारेनहाइट की जगह पे यहाँ 60 लिख सकते हैं, तो यहाँ 60 लिखें और इसको सोल्व किए हम लोग। तो 60 में से 32 घटाने पे हमको 28 प्राप्त हुआ, और इसको घटाने इतना आ गया, ये आप लोग देख लीजिएगा कितना 28 डिग्री बटा 180 बराबर के माइनस 273 बटा 100 डिग्री हो गया। तो इसको हम लोग सोल्व कर लेंगे, के माइनस 273 बाई 10, ये एक जीरो में से एक जीरो काट दिया गया है, तो 10 और 18 नीचे बचा है। तो के बराबर हमको हो के केल्विन माइनस 273, केल्विन माइनस 273 बराबर आया 15.5 डिग्री। इसको सॉल्व करके
और इसका कितना केल्विन का मान कितना आ गया, 288.5 केल्विन आ गया। अब हम लोग आगे देखते हैं। 0 केल्विन या -273 डिग्री सेल्सियस को परम शून्य तापमान कहते हैं। दोनों एक ही मान है ना, 0 केल्विन बोले या -273 डिग्री सेल्सियस बोले। 0 केल्विन को हम लोग -273 डिग्री सेल्सियस भी बोल सकते हैं। ठीक है, कैसे? तो यहाँ अगर केल्विन की जगह पे 100 रखें आप लोग, केल्विन के जगह पे डिग्री सेल्सियस की जगह पे 0 रख के आप लोग चेंज कर लीजिए। अगर 0 केल्विन को अगर हम सेल्सियस में चेंज करें तो -273 डिग्री सेल्सियस ही आएगा। तो 0 केल्विन या -273 डिग्री सेल्सियस को क्या कहा जाता है? परम शून्य तापमान। याद रखेंगे, परम शून्य तापमान का मान कितना होता है? 0 केल्विन, केल्विन रहेगा तो 0 और सेल्सियस में -273 डिग्री सेल्सियस। इस तापमान पर ना हवा भी क्या होता है? जम जाता है। 0 केल्विन या -273 डिग्री सेल्सियस जो है ये दुनिया का, संसार का है जो सबसे न्यूनतम तापमान है। अगर इससे कुछ नीचा तापमान की बात किया जाए तो वो संभव नहीं है। ठीक है, संसार का सबसे न्यूनतम तापमान कितना है? 0 केल्विन या -273 डिग्री सेल्सियस। 0 केल्विन या -273 डिग्री सेल्सियस पर गैस का आयतन है जो शून्य हो जाएगा, अर्थात इस तापमान पर गैस भी है जो ठोस का रूप ले लेती है, यानी गैस भी जम जाती है इस तापमान पे। अब हम लोग देखते हैं आगे। अगर हम लोग जैसे कि 0 डिग्री सेल्सियस से कम पे पानी हो तो वो ठोस का रूप ले लेगा, और 0 डिग्री सेल्सियस से 100 के बीच हो तो पानी का रूप रहेगा, यानी द्रव। और जैसे ही 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा तापमान होता है तो वो गैस का रूप ले लेता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा कि 0 डिग्री सेल्सियस से कम आने पे वही पानी ठोस का रूप ले लेता है, और 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस के बीच द्रव का रूप, और 100 डिग्री सेल्सियस से प्लस होने पे वही गैस का रूप ले लेती हैं। 0.16 डिग्री सेल्सियस या 273.16 के केल्विन का जल का त्रिक बिंदु कहते हैं। 0.16 डिग्री सेल्सियस को हम लोग लिख सकते हैं 273.16 केल्विन। ठीक है, तो या तो बोले हम लोग 0.16 डिग्री सेल्सियस या 273.16 केल्विन। इसको क्या बोलते हैं? जल का त्रिक बिंदु, ट्रिपल पॉइंट कहते हैं। ठीक है, इस पर ना जल की तीनों अवस्था जैसे कि ठोस, द्रव, गैस है जो अपनी अवस्था परिवर्तित नहीं करती। इस तापमान पर अगर हम जल को ले जाके रखें तो वो जल का अपना ही रूप रहेगा, और ठोस अगर बर्फ को ले जाके यही तापमान पे छोड़ देंगे तो बर्फ का बर्फ ही बना रह जाएगा। और यदि गैस को भी, है ना, यानी वाष्प को भी अगर इस तापमान पर हम रख दें तो वाष्प ही बना रहेगा। वह तापमान क्या है यह भी पूछा जा सकता है कि वह तापमान क्या है जिस पे ठोस, द्रव और गैस है जो अपनी अवस्था परिवर्तित नहीं करती है। तो वह तापमान हो जाएगा 0.16 डिग्री सेल्सियस या 273.16 केल्विन। ठीक है, आगे देखिए, आगे जानेंगे विभिन्न प्रकार के तापमापी के बारे में। ठीक है, तो तापमापी का निर्माण सबसे पहले गैलीलियो ने किया था। किसने तापमापी का निर्माण किया? तो गैलीलियो ने, है ना। द्रव तापमापी में हम लोग 2 प्रकार के पदार्थ का यूज करते हैं, एक पारा का और एक एल्कोहल का। पारा का हम लोग ज़्यादा प्रचलित है, इसे हम लोग आमतौर पे यूज भी किए होंगे, और इसका परास दिया जाता है 35 से 42 डिग्री सेल्सियस, और फ़ारेनहाइट में 94 या 95 से 110 डिग्री फ़ारेनहाइट या 108 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो द्रव में पारा का जो उपयोग किया जाता है उसमें जैसे कि हम लोग जो बुखार नापने में उपयोग किया जाता है उसमें पारा ही भरा होता है, तो इसको हम लोग ज्वर तापमापी, है ना, या डॉक्टरी तापमापी बोल सकते हैं। या इसका सबसे पहले फ़ारेनहाइट ने इसको ढूंढे थे, तो इसको हम लोग फ़ारेनहाइट तापमापी भी बोलेंगे। ठीक है, इसको क्या बोल सकते हैं? डॉक्टरी तापमापी या ज्वर तापमापी भी कहते हैं। इसका आविष्कार फ़ारेनहाइट ने किया है। इसमें जो है 37 डिग्री से 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट पर 37 डिग्री मानव का तापमान कितना होता है नॉर्मली? तो 37 डिग्री सेल्सियस, और फ़ारेनहाइट में बात करें तो 98.6 डिग्री
फ़ारेनहाइट। तो 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट पर इस जो ज्वर तापमापी होता है उस पर लाल निशान बना दिया जाता है, जो मानव शरीर का सामान्य ताप है ना। और अगर जब बुखार होता है तो हम लोग इसको लगाते हैं, तो ये जो सामान्य ताप है बीच में 37 डिग्री सेल्सियस पर है, जो लाल का निशान लगा दिया जाता है। अगर मनुष्य को बुखार हो है ना, तो वो लाल निशान को क्रॉस कर दिया जाता है और उसको देखने से हमको पता चल जाता है कि हमको ज्वर है ना, फीवर है। तो इसीलिए इस तापमापी को बोला जाएगा ज्वर तापमापी है ना, या डॉक्टरी तापमापी, क्योंकि डॉक्टर लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। या सबसे पहले इसका फ़ारेनहाइट ने किए, तो इसको फ़ारेनहाइट तापमापी भी कह सकते हैं। और इसका कितना रहता है इस द्रव तापमापी का प्रयास, तो 35 से 42 डिग्री सेल्सियस है ना, 35 से 42 डिग्री सेल्सियस या 94 से 108 डिग्री फ़ारेनहाइट। और द्रव के रूप में एक एल्कोहल का भी यूज किया जाता है, जिसका प्रयास रहता है -150 से 350 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। तो पारा थर्मामीटर से निम्न ताप मापने में इसका उपयोग ठंडे प्रदेश में किया जाता है ना। इसका उपयोग निम्न ताप मापने में किया जाता है। अगर पारा थर्मामीटर से निम्न तापमान को मापना हो तो इसका उपयोग ठंडे वाले प्रदेश में किया जाता है। गैस तापमापी में दो तरह के गैस का उपयोग करते हैं, एक हाइड्रोजन का और एक नाइट्रोजन का। तो हाइड्रोजन का जो उपयोग करते हैं उसका प्रयास होता है -200 से 500 डिग्री सेल्सियस है ना। और नाइट्रोजन का अगर गैस तापमापी नाइट्रोजन का उपयोग कर रहे हैं तो उसका प्रयास हो जाएगा -200 से 1500 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। तो द्रव की तुलना में अधिक प्रसार होने के कारण गैस तापमापी का प्रयोग किया जाता है। क्यों उपयोग किया जाता है गैस तापमापी का? क्योंकि गैस तापमापी जो है वो द्रव के तुलना में अधिक प्रसार होता है। प्लेटिनम प्रतिरोधी तापमापी। प्लेटिनम प्रतिरोधी तापमापी में प्लेटिनम का ही उपयोग किया जाता है और इसका प्रयास होता है -200 से 1200 डिग्री सेल्सियस। यह प्रतिरोध ताप गुणांक पर कार्य करता है। किसके पर कार्य करता है यह? तो यह प्रतिरोध ताप गुणांक पर कार्य करता है। आगे है ताप युग्म तापमापी। ठीक है। तो अलग अलग धातु का दो तार, इसमें अलग अलग धातु का दो तार का उपयोग किया जाता है ताप युग्म तापमापी में, और इसका प्रयास होता है -200 से 1600 डिग्री सेल्सियस। यह सीबेक प्रभाव पर आधारित है। किस पे आधारित है यह? सीबेक प्रभाव पे। आगे है पूर्ण विकिरण तापमापी। पूर्ण विकिरण तापमापी ये है जो अगर 800 डिग्री सेल्सियस से ऊपर है ना, यानी अधिक तापमान को अगर मापना हो तो पूर्ण विकिरण तापमापी के द्वारा हम लोग उस तापमान को मापेंगे। यह जो है स्टीफन के नियम पर आधारित होता है। किस पे आधारित है पूर्ण विकिरण तापमापी? तो स्टीफन के नियम पर। और पूर्ण विकिरण तापमापी का उपयोग तभी किया जाता है जब 800 डिग्री सेल्सियस से ऊपर का तापमान मापना हो, जैसे कि सूर्य का तापमान मापना हो, तो हम लोग पूर्ण विकिरण तापमापी का ही उपयोग करेंगे। ठीक है। थर्मामीटर सही माप के लिए ऊर्ध्वाधर रखा जाता है। अब देखते हैं, जैसे कि हम लोग यहाँ देखे हैं कि ये सीबेक प्रभाव पर ताप युग्म तापमापी जो है किस पे आधारित है? तो सीबेक प्रभाव पे आधारित है। तो ये जानेंगे कि सीबेक प्रभाव क्या है। ठीक है। और यहाँ ये भी दिया गया था कि यहाँ लिखा हुआ है ये सीबेक प्रभाव पर आधारित है ताप युग्म तापमापी। तो इसमें क्या होता है, अलग अलग धातु का दो तार लिया जाता है। ताप युग्म तापमापी में अलग अलग धातु का कितने? दो तार लिया जाता है। तो सीबेक प्रभाव देखते हैं, सीबेक इफेक्ट। जब दो अलग अलग धातुओं के तारों को जोड़कर एक बंद परिपथ बनाते हैं। ठीक है। दो अलग अलग धातु ले लिए, एक तरफ कॉपर ले लिए है ना, तो एक तरफ लोहा ले लिए। ठीक, दो अलग अलग धातु ले लिए तथा इस परिपथ की संधियों को अलग अलग ताप पर रखते हैं है ना। जो जोड़ा जाता है तो इसको अलग अलग ताप पर रख रहे हैं। एक तरफ हम लोग गर्म कर रहे हैं, इधर मान लिया जाए इधर गर्म कर रहे हैं, लोहा की तरफ गर्म कर रहे हैं, तो कॉपर की तरफ ठंडी कर रहे हैं। तो परिपथ में क्या हो रहा है, एक धारा बहने लगती है। जब इस प्रकार की क्रियाएं की जाती है तो जो परिपथ में है एक प्रकार की धारा बहने लगेगी, जिसको बोलेंगे विद्युत धारा, और इस प्रभाव को ही बोला जाता है सीबेक प्रभाव। आया समझ में?
बोला जा रहा है कि दो अलग अलग धातुओं के तारों को जोड़ लेते हैं, है ना। एक साइड अलग धातु का तार रहेगा और एक साइड अलग धातु का। मान लेते हैं एक तरफ लोहा का, फेरस का, और एक तरफ है कॉपर का, ठीक। तो इनके संधियों को अलग अलग, एक ही ताप पर नहीं, अलग अलग ताप पर, यानी एक तरफ गर्म किया जा रहा है और दूसरी तरफ ठंडा किया जा रहा है। तो परिपथ में है जो एक धारा बहने लगेगी, जिसे बोलेंगे विद्युत धारा, और यही प्रभाव कहलाता है हमारा सीबेक प्रभाव, ठीक है। आगे देखिए, अब है थॉम्सन प्रभाव। क्या है? थॉम्सन प्रभाव। जब एकल सामग्री से बने सर्किट से विद्युत धारा गुजारी जाती है तो ताप उत्पन्न होता है। इसमें जब एकल सामग्री से बने सर्किट में, है ना, एक ही धातु से ये बना हुआ है, जब इसमें विद्युत धारा गुजारा जाता है, विद्युत धारा इसमें गुजारा जाएगा तो इसमें एक प्रकार का ताप उत्पन्न होता है, और इस प्रभाव को बोलते हैं थॉम्सन प्रभाव, ठीक है। एक ही धातु से बना हुआ है, जब इसमें धारा गुजारा जाता है तो इससे ताप उत्पन्न होता है, तो इसको बोलेंगे थॉम्सन प्रभाव। अब ये भी देखिए, सीबेक प्रभाव और थॉम्सन प्रभाव में क्या अंतर है। तो सीबेक प्रभाव में क्या गुजारा जा रहा था? सीबेक प्रभाव में गुजारा जा रहा था ताप, उससे हमको धारा उत्पन्न हो रही थी। लेकिन थॉम्सन प्रभाव में गुजारा जा रहा है हमारा धारा, इससे हमको ताप उत्पन्न हो रही है, ठीक है। थॉम्सन प्रभाव को बोलेंगे केल्विन जूल प्रभाव भी, केल्विन जूल प्रभाव भी बोला जाता है। यहाँ पे यही दिया गया है, सीबेक प्रभाव में ताप दिया जाता था, उत्पन्न होता था धारा, और इसमें लिया जाता था दो अलग अलग, है ना, अलग अलग धातु को लिया जाता था और ताप दिया जाता था। क्या एक तरफ गर्म दिया जा रहा था तो एक तरफ ठंडा दिया जा रहा था, और उत्पन्न हो रहा था धारा, और इस प्रभाव को बोलते थे हम लोग सीबेक प्रभाव। और थॉम्सन प्रभाव में क्या होता था, एक ही प्रकार के धातु लिया जाता था, उसमें धारा दिया जाता है, जिसके कारण ताप उत्पन्न हो रही है ना। तो इसको बोलेंगे थॉम्सन प्रभाव। और इस थॉम्सन प्रभाव को और बोला जाता है, क्या बोला जाता था थॉम्सन प्रभाव को? केल्विन जूल प्रभाव भी थॉम्सन प्रभाव को बोला जाता है। आगे है, तापमान बढ़ने पर है जो आयतन बढ़ता है, इसीलिए घनत्व घटता है। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा तापमान, द्रव्यमान बटा आयतन, ठीक है। तापमान बढ़ने पे, अगर तापमान बढ़ाते हैं तो आयतन बढ़ता है, इसीलिए अगर आयतन बढ़ रहा है तो घनत्व घटेगा। आगे है ऊष्मा संचरण की विधि। क्या है? ऊष्मा संचरण की विधि। तो ऊष्मा संचरण की कितनी विधि होती है? तो 3, चालन, संवहन और विकिरण, ठीक है। चालन, संवहन और विकिरण। तो हम लोग आज यहीं तक करते हैं, इसको हम लोग ऊष्मा संचरण की विधि को अगले वीडियो में समझेंगे। तो अगर आप लोगों को समझ में आया होगा तो लाइक कीजिएगा, और कैसा लगा हो कमेंट में बताइएगा, और आगे हम लोग ये सब लेके चलेंगे। अभी बहुत कुछ बचा हुआ है हीट एंड टेम्परेचर में। तो आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। और अगर आप लोग हमारे चैनल पे न्यू होंगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और इस वीडियो को शेयर भी कीजिए, ताकि हमको अंदर से मोटिवेशन उत्पन्न हो और हम यूट्यूब पे लगातार बने रहें। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।